विचार मन में आया, पर जब वह पास आने लगी तो यकीन हो गया कि वह मंगल तारा नहीं। और नजदीक आने पर दिखाई पड़ा कि वह एक उड़न तस्त्री है। वह तस्त्री या वर्तुलाकार विमान, कुछ भी कह लीजिए, मैदान में उतरकर स्थिर हो गई। नीले रंग की थी वो। सामने की ओर तीव्र गति से एक पंखा चल रहा था, जिसमें से आग की हल्की हल्की लपटें हवा के साथ निकल रही थी। अचानक उसका बगल का दरवाजा खुला और उसमें से जो निकला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। किसी भी जीवित प्राणी से उसकी समानता न थी। कद्दू जैसा गोल एवं बड़ा हुआ सा माथा, काफी ऊंचा ललाट, 3 बड़ी बड़ी आंखें एक ललाट में और 2 अगल बगल। नाक थी ही नहीं, एकदम सपाट, या माथे का निचला हिस्सा सिर्फ मुंह था, और वह भी एक लंबा फांक जैसा कानों की जगह 2 ऊंचे गुमड़े से थे, और उन्हीं के पास से 1.5 फुट लंबे बालों की जटाएं ऊपर की ओर निकली हुई थी। किसी झिंगुर की मूंछों की तरह गला था ही नहीं, उसकी जगह एक हाथ ही था। उसके अगल बगल के पंजों में 12-12 उंगलियां थी और काफी लंबे लंबे नाखून थे। उस विलक्षण प्राणी की देह पर कपड़े थे या नहीं, या उसके शरीर का गठन ही इस प्रकार का था, समझ पाना कठिन था। कारण कि यदि वह कपड़े पहने हुए था तो उसके वदन से एकदम चिपटे हुए थे। छाती और पेट का आकार नगाड़े जैसा था और 3 पैर थे उसके। पीछे के एक पैर पर खड़े होकर सामने के 2 पैर उठाकर लंबी छलांग लगाई तो 30-40 फुट का फासला तय कर लिया उसने। एक छलांग लेकर पिछला पैर टेक कर फिर उसने छलांग लगाई। इस तरह वो सारे मैदान में कूदता फिरा। इसके बाद वह सीधे मेरी तरफ आया और दोनों आंखों से मुझे ताकता रहा। फिर माथे का तीसरा नेत्र खुला। उसका अत्यंत तीव्र प्रकाश की एक किरण से निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तड़ तड़ और झन की आवाज हुई। मेरे हाथों, पैरों और पेट में सुई गोंपने जैसी पीड़ा हुई। चीख मारकर मैं जमीन पर लेट गया और उसी के साथ मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई। उस बेहोशी की उपस्थिति में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, इसकी अपनी अलग कथा है, जिसे मैंने रहस्यमयी कपालिनी शीर्षक रचना में लिपिबद्ध किया है। मेरी बेहोशी दूर हुई और आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गंगटोक के एक अस्पताल में पाया। अस्पताल के पलंग पर पड़ा हुआ था मैं। मेरे निकट भट्टाचार्य महाशय और तामड़े महाशय के अलावा 2-3 सज्जन और बैठे हुए थे, जिन्हें मैं जानता नहीं था। बाद में पता चला कि वह स्थानीय तांत्रिक थे और उन लोगों ने मेरा तांत्रिक उपचार किया था। जैसे ही मैंने आंखें खुली, तामड़े महाशय ने मृदु स्वर में कहा, शर्मा जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूं, कहकर मैंने आंखें मूंद ली। मुझे काल और ज्ञान का होश नहीं था अभी ठीक तरह से। तामड़े जी और तारानाथ जी यहाँ क्यों बैठे हैं और मैं पलंग पर क्यों पड़ा हूं? यह बात तो पहले सोची ही नहीं थी। फिर एकाएक याद आया कि सारी बातें एकाएक मानस पटल पर उभर गई। मैं तकिए की टेक लगाकर उठ गया तथा पूछा, मैं यहाँ कब आया? तारानाथ जी ने तसल्ली देने के स्वर में कहा, आहिस्ता आहिस्ता शर्मा जी, जोर से ना हिलिए डुलिए। आपके घाव अभी अच्छे हो रहे हैं, पर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। पर मैं उठ ही बैठा। मैंने पूछा, पर मैं यहाँ आया कैसे? कितने दिनों से पड़ा हूं मैं यहाँ? तारानाथ जी बोले, 15 दिनों से। अमावस्या को हमने होम किया था। आज पूर्णिमा है। पूरे 15 दिन आप बेहोश रहे। हे भगवान, पर मुझे हुआ क्या था? मैंने पूछा। बताता हूं, परंतु आप अभी ये दवा ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। फिर मैं सब सुनाऊंगा।
उपस्थित तांत्रिकों के पूछने पर मैंने उस रात को देखा हुआ दृश्य ज्यों का त्यों सुना दिया। मेरे सुना चुकने के पश्चात तामड़े महाशय ने कहा, आपके चीख मारकर लुढ़कने के पश्चात ही तड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा फूट गया। शीशे के वह टुकड़े धंस जाने के कारण आपके बदन में जख्म हो गए हैं। अच्छा, वो खिड़की टूटी तो एक काम तो अच्छा हुआ। उस शीशे का विश्लेषण करवाया आपने? मैंने प्रश्न किया। नहीं, क्योंकि शीशे का एक भी टुकड़ा वहां नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? शीशा टूटा भी और कांच का एक भी टुकड़ा नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बात तो ऐसी ही है। अब उस खिड़की का शीशा अदृश्य हो गया है। क्या मतलब? मतलब यही कि वह खिड़की देखने में अब खाली नजर आती है, मगर शीशा दिखता नहीं उसमें। पर खिड़की से अगर कोई चीज बाहर फेंको तो किसी वस्तु से टकराकर वापस अंदर गिर जाती है। यानी कि वो शीशा अभी भी टूटा नहीं है, बस उसका कुछ भाग टूटा तो अवश्य है। मैंने एक लकड़ी उस अदृश्य शीशे पर फेंकी थी तो मुझे पता चला कि हाथ के नीचे की तरफ का एक शीशा फूट गया है। उस जगह लकड़ी आर पार चली गई थी। इस शीशे का पिछला हिस्सा तो दिखता ही नहीं, पर है अपनी ही जगह पर। अच्छा, तब तो रहस्य और भी गंभीर हो गया है। इस पर तामड़े महाशय ने कहा, शर्मा जी ने जो दृश्य देखा है उसका क्या अर्थ लगाते हैं आप सब लोग? जब उसका समाधान किसी ने नहीं किया तब तामड़े महाशय ने स्वयं कहा, वह 400 वर्ष के बाद का दृश्य होना चाहिए। तब तक वहां अरुणाचल के क्षेत्र में शायद कई मील का हवाई अड्डा बन जाएगा और किसी सुदूर नक्षत्र से आए विमान शायद हमला करेंगे। मैंने चौंक कर कहा, नक्षत्र लोक से आए विमान? तामड़े महाशय ने कहा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तामड़े जी ने कहा, उसके माथे में जो आंख की तरह जो अस्तर था, उसी से उसने वह अवैध खिड़की को तोड़ा था। खिड़की का वो शीशा गया कहां और अदृश्य कैसे हो गया? उसकी व्याख्या है मेरे पास। तामड़े जी ने कहा, किस तरह से ऐसा हुआ यह बताना तो कठिन है, परंतु भविष्य में वो शीशा फिर वहां पर नजर आने लगेगा। उस विलक्षण प्राणी ने वो शीशा तोड़ तो डाला अपने उस अस्त्र से, मगर वह फूटा है भविष्य में, वर्तमान में नहीं। इसलिए भविष्य में कहीं वो शीशा जब भी टूटेगा तो उसके टुकड़े भी आसपास मिलेंगे। शीशे के टुकड़े बिखरे तो जरूर हैं, मगर भविष्य में, इसलिए अभी वो टुकड़े हमें दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। शीशा फूट गया है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि टूटा भविष्य में, इसलिए वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है। तामड़े महाशय कहना क्या चाहते थे, यह बात मेरी समझ में आई नहीं। इसी स्पष्टीकरण के अलावा और कोई कैफियत थी नहीं। इस तरह से यह प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर मेरे सामने और भी भयानक रूप में समस्या सामने आई। तामड़े महाशय को वो सब बातें कह सुनाई जो कि 15 दिनों की बेहोशी की हालत में देखी थी। उसे सुनकर तामड़े महाशय ने सौजन्यवश सहमति पूर्वक सर तो हिलाया, पर उनकी मुद्रा से मैं यह तो समझ गया कि उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ है मेरी बात पर। दूसरे दिन मैं वापस वनारस आ गया। मेरे साथ तामड़े जी और तारानाथ जी भी वापस लौट आए। घर आकर नहाने लगा और नहाकर कपड़े बदलकर बाल ठीक करने ही वाला था, पर जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो जो कुछ दिखलाई पड़ा, भय के मारे मेरे मुख से चीख निकल गई।